और शानदार केक की। एक ऐसा केक जिसकी कीमत पूरे $50 बिलियन है। 50 बिलियन? ये तो सच में बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और ये कोई खाने वाला केक नहीं है, ये असल में वैश्विक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब खेल के उपकरणों का कुल बाजार है। अच्छा, तो मतलब बैट, बॉल और बाकी सारी चीजें। हाँ बिल्कुल। अब सोचिए कि भारत जहां क्रिकेट लगभग एक धर्म है और जहां हम खेलों के इतने दीवाने हैं, वहां हम इस $50 बिलियन के केक का कितना हिस्सा चाहते होंगे? मुझे लगता है शायद 10 या 20% तो होना ही चाहिए। यही तो सबसे बड़ा झटका रखता है। सच्चाई ये है कि हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है, मतलब 1% का भी आधा। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी चौंकाने वाले विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे ही इन डेप्थ लर्निंग और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पसंद करते हैं तो मेरे YouTube चैनल IS Zen को जरूर चेक कीजिएगा। हाँ, ये डीप डाइव सच में आंखें खोलने वाली है। आज हम नीति आयोग और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना मैं एक उदाहरण देता हूँ। सोचिए एक मास्टर शेफ है जिसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और लोग उसके खाने के दीवाने भी हैं। एकदम सही। हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि वो मास्टर शेफ आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहा है, जबकि बाकी दुनिया इंडक्शन और मॉडर्न ओवन इस्तेमाल कर रही है। हाँ। तो वो खाना तो अच्छा बना रहा है, लेकिन अपने बर्तनों के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हमारे ये खेल के उपकरण बन कहाँ रहे हैं? ये एक बहुत दिलचस्प बात है। भारत में इसका 80% से ज्यादा उत्पादन सिर्फ 2 शहरों में होता है, पंजाब का जालंधर और उत्तर प्रदेश का मेरठ। अरे हाँ, जालंधर और मेरठ। बचपन में तो हर क्रिकेट बैट पर इन्हीं का नाम लिखा होता था ना। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि ये उद्योग बहुत ही छोटे स्तर पर बटा हुआ है। मतलब यहाँ कोई बड़ी या विशाल फैक्ट्रियां नहीं है। सिर्फ छोटी वर्कशॉप्स हैं जिन्हें हम MSME कहते हैं। सही कहा। और दशकों से जो हाथ की कारीगरी या आर्टिसनल स्किल है ना, उसी ने इस उद्योग को जिंदा रखा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर हमारे पास पीढ़ियों का अनुभव है तो ये हमारी ताकत होनी चाहिए ना। ये हमारे लिए रुकावट कैसे बन गया? क्योंकि हाथ से बनी चीजों की एक सीमा होती है। मतलब आप एक दिन में हाथ से कितनी गेंदें सिल लेंगे? 10 या शायद 20। हाँ, इससे ज्यादा तो शायद ही संभव हो। और जब दुनिया भर के बाजार की मांग आती है तो आप अचानक अपना उत्पादन 100 गुना नहीं बढ़ा सकते। आधुनिक खेल उपकरण अब एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बन चुके हैं। ओहो, मतलब जो चीज कभी हमारी सबसे बड़ी खूबी थी वो अभी ट्रैप बन गई है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। एकदम सही। जैसे आज के मॉडर्न फुटबॉल जो वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होते हैं वो हाथ से नहीं सिले जाते। तो वो कैसे बनते हैं? वो सिंथेटिक रबर और पॉलीयूरेथेन से मशीनों द्वारा थर्मल बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। एक आधुनिक मशीन 1 घंटे में हजारों पैनल कार्टून जोड़ सकती है। और जालंधर या मेरठ की छोटी वर्कशॉप्स के पास ऐसी करोड़ों की मशीनें तो होंगी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो आज भी सिर्फ शुरुआती स्तर के सस्ते उपकरण ही बना पा रहे हैं। वो बड़े पैमाने पे जा ही नहीं पा रहे। अच्छा, तो अगर समस्या ये है कि उद्योग छोटे हैं तो सरकार को एक बड़ी नीति क्यों नहीं ले आती? मतलब सबको एक साथ सब्सिडी दे दे। यहाँ एक और बड़ी व्यावहारिक समस्या है। खेल उपकरणों में इतनी विविधता है कि एक ही नीति सब पर लागू नहीं हो सकती। मतलब अलग अलग खेलों के लिए बिल्कुल अलग नीतियां? हाँ, देखिए, एक फुटबॉल बनाने के लिए आपको प्लास्टिक और सिलाई मशीन चाहिए, लेकिन एक टेनिस रैकेट या गोल्फ स्टिक के लिए आपको कार्बन फाइबर और विशेष ओवन चाहिए। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है दोनों की। कच्चा माल और मशीनें सब कुछ अलग है। इसीलिए जो नीति चमड़े की गेंद बनाने वाले के लिए अच्छी है, वो गोल्फ स्टिक बनाने वाले के किसी काम की नहीं होगी। ये तो सच में बड़ा सिरदर्द है। अच्छा, एक बात और खटक रही है मुझे। हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, तो क्या हम कीमत में चीन या पाकिस्तान को पछाड़ नहीं पा रहे? यहीं पर रिपोर्ट का सबसे कड़वा सच सामने आता है। हम कीमत में भी हार रहे हैं। क्या मतलब हमारी लेबर सस्ती होने के बाद भी? हाँ, भारतीय निर्माताओं को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले औसतन 15% लागत का नुकसान उठाना पड़ता है। एक सेकंड, 15%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब अगर भारत में कोई फुटबॉल 100 रुपए में बन रहा है तो चीन वाले उसे 85 रुपए में बना रहे हैं। बिल्कुल। और थोक बाजार में जहां लाखों के ऑर्डर होते हैं, वहां 1-1 रुपए का मार्जिन खेल बदल देता है। ये 15 रुपए का अंतर हमें रेस से बाहर कर देता है।
और इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं अपने लिसनर्स को एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना चाहते हैं, तो बाय द वे, ऑन IAS Zen, I regularly share detailed videos, notes and strategies that can really help you understand topics better. तो YouTube पर IAS Zen ज़रूर चेक करें। अब वापस आते हैं हमारे सवाल पर। ये लागत का अंतर क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भारी कमी। मतलब जब हम बड़ी मात्रा में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। एकदम सही। चीन में बड़ी फैक्ट्रियां लाखों फुटबॉल बना रही हैं, तो उनकी पर यूनिट लागत बहुत कम हो जाती है। हमारे यहाँ छोटे स्तर पर काम होता है। समझ गया। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा है कच्चे माल पर भारी आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी। अच्छा, मतलब हाई परफॉर्मेंस चीज़ों के लिए जो स्पेशल फाइबर या फैब्रिक चाहिए वो भारत में नहीं बनता। बहुत कम बनता है, तो निर्माताओं को ये सब ताइवान या जापान से मंगाना पड़ता है और उस पर सरकार भारी टैक्स लगाती है। एक तो पहली छोटी कंपनी है, ऊपर से विदेश से माल मंगाओ और फिर टैक्स भी दो। ये तो मतलब कमर तोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल, इसी वजह से हमारी लागत चीन के मुकाबले बढ़ जाती है। चलिए मान लेते हैं किसी जिद्दी निर्माता ने ये सब पार कर लिया, बहुत अच्छा रैकेट बना लिया, अब उसे विदेश में बेचना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से वहां भी एक बड़ी दीवार खड़ी है, सर्टिफिकेशन का बड़ा जाल। सर्टिफिकेशन मतलब वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं? हाँ, फीफा या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कड़े मानक होते हैं और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स लगभग ना के बराबर है। अरे, तो फिर हमारे लोग अपना माल टेस्ट कैसे करवाते हैं? उन्हें अपने प्रोडक्ट के सैंपल पैक करके यूरोप की लैब्स में भेजने पड़ते हैं। यूरोप, इसमें तो बहुत पैसा और समय लगता होगा। बहुत ज्यादा। एक सिंगल डिजाइन की टेस्टिंग में 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। 50 लाख सिर्फ ये चेक करवाने के लिए कि प्रोडक्ट पास होगा या नहीं। एक छोटे MSME के लिए ये तो बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल, और इसी डर से निर्माता कुछ नया प्रयोग या इनोवेशन करने से ही कतराते हैं। हाँ, मतलब अगर मुझे पता है कि नए डिजाइन पर 50 लाख का जुआ खेलना पड़ेगा, तो मैं वही पुरानी चीजें बनाता रहूंगा। ये तो इनोवेशन का गला घोट रहा है। आपने समस्या की जड़ पकड़ ली है। बिना इनोवेशन के हम वैश्विक बाजार में टिक ही नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी ने सर्टिफिकेशन ले भी लिया, तो क्या विदेशी बाजार में लोग भारतीय ब्रांड खरीदने को तैयार हैं? अगर क्रिकेट को छोड़ दें तो सच्चाई बहुत कड़वी है। हमने कोई ऐसा ग्लोबल ब्रांड नहीं बनाया है जो प्रीमियम कीमत मांग सके। तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, हम दुनिया के लिए सस्ते दर्जी बन गए हैं। जूता हमारा, मेहनत हमारी, लेकिन उस पर लोगो किसी बड़ी विदेशी कंपनी का लगता है। और सारा बड़ा मुनाफा भी वहीं ले जाते होंगे। बिल्कुल। जब तक हम मार्केटिंग में निवेश करके ओरिजिनल ब्रांड्स नहीं बनाएंगे, हम इस उद्योग में असली पैसा नहीं कमा सकते। उफ, ये तो काफी डरावनी तस्वीर है। हुनर है पर हम पुरानी वर्कशॉप्स में कैद हैं, टैक्स ज्यादा है, मशीनें नहीं हैं और सर्टिफिकेशन के नाम पर लाखों की लूट मची है। सुनकर निराशा होती है, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट में इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक बहुत ही शानदार रास्ता भी दिया गया है। वही मैं सोच रहा था कि रिपोर्ट में सिर्फ कमियां नहीं गिनाई होंगी, तो समाधान क्या है? सबसे पहले तो उन्नत कच्चे माल और मशीनरी पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाना होगा। इससे हमारे उत्पाद तुरंत 10 से 15% सस्ते हो जाएंगे। ये तो बहुत सीधा और जरूरी कदम है। और सर्टिफिकेशन वाले खर्चे का क्या? सरकार को अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग के लिए MSMEs को भारी वित्तीय मदद या सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि वो बिना डरे इनोवेशन कर सकें। अच्छा, लेकिन नई फैक्ट्रियां लगाने में तो सालों लग जाएंगे, उसका क्या उपाय है? यहीं पर क्रॉस ट्रेनिंग का शानदार आइडिया आता है। भारत में पहले से ही टेक्निकल टेक्सटाइल और फुटवेयर उद्योग बहुत मजबूत हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब वो कपड़े जो विशेष काम के लिए बनते हैं, जैसे पसीना सोखने वाले या तापमान कंट्रोल करने वाले? एकदम सही। इन उद्योगों के पास पहले से ही बड़ी मशीनें हैं, डिजाइनर हैं और सप्लाई चेन भी मौजूद हैं। अरे वाह! तो मतलब एक जूता बनाने वाली बड़ी कंपनी से हम कह सकते हैं कि आप आम जूतों की जगह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स शूज बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल, उन्हें शून्य से शुरू नहीं करना पड़ेगा, बस अपनी मौजूदा तकनीक में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। ये तो कमाल का आइडिया है और इससे विकास की रफ्तार भी बहुत तेज हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा भारत के भीतर ही जालंधर या मेरठ के पास सर्टिफिकेशन सेंटर खोलने की भी सिफारिश की गई है, जिससे वो 50 लाख का खर्च कम होकर शायद कुछ हजारों में आ जाए। सही कहा।
और 5वां बड़ा कदम है ब्रांडिंग के लिए एक राष्ट्रीय अभियान। हमारे शीर्ष एथलीट्स और सरकार को मिलकर घरेलू ब्रांड्स को प्रमोट करना होगा। खासतौर पे तब जब हम भविष्य में ओलंपिक्स और बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर इन आयोजनों में खरीदे जाने वाले उपकरणों में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता मिलती है तो घरेलू मांग में बहुत बड़ा उछाल आएगा। तो मतलब सार यही है कि दशकों से हम खामोश दर्शक या ठेकेदार बन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें पुरानी मानसिकता से बाहर निकलकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ छलांग लगानी होगी। एकदम सही। तभी हम वैश्विक बाजार में अपनी असली जगह बना पाएंगे और लीडर बन सकेंगे। इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही रोमांचक विचार आता है। सोचिए, आने वाले दशक में ओलंपिक्स चल रहा है, एक विदेशी एथलीट 100 मीटर की रेस जीतकर अपना जूता खुशी से हवा में लहराता है। और उस जूते पर किसी विदेशी कंपनी का नहीं, बल्कि गर्व से भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए किसी भारतीय ब्रांड का लोगो चमक रहा हो। क्या स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में भारत की अगली बड़ी व्यावसायिक पहचान बन सकती है? क्या हमारा वो मास्टर शेफ अपनी खुद की आधुनिक रसोई के साथ दुनिया पर राज कर सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही स्मार्ट और इन डेप्थ कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर ISN ऑन YouTube। मिलते हैं अगली बार।